तो कल वाली वेक्टर की क्लास में हम पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं कि यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। दो वेक्टर को यदि मेरे को ऐड करना है तो कैसे करेंगे। जैसे स्केलर को ऐड करना हो तो बता ही दिया था कल, कैसे 5 + 3 = 8। अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं अपन, वैसे स्केलर्स को ऐड कर लिया जाता है। लेकिन अगर वेक्टर को ऐड करना है तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। कैसे ऐड करेंगे आइए समझते हैं। ये मैंने बना दी वाई एक्सिस, ये मैंने बना दी एक्स एक्सिस। ये जो भी पॉइंट होगा इसको बोलते हैं अपन ओरिजिन, मूल बिंदु, और इसके निर्देशांक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0। कोई पॉइंट यहाँ पे लिया है मैंने 2,3, क्या लिया है 2,3। तो अब इस 0,0 को 2,3, 2,3 से मिलाने वाला जो भी वेक्टर होगा उस वेक्टर को कैसे लिखेंगे अपन। तो उस वेक्टर को लिखेंगे अपन ए वेक्टर। इस वेक्टर का नाम दे दिया, क्या दे दिया ए वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा x2 - x1, x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1, y2 - y1 जे कैप। क्या हो जाएगा x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप। अगर तीसरा कोऑर्डिनेट होता z कोऑर्डिनेट तो z2 - z1 जे के कैप लिख देते अपन। तो क्योंकि यहाँ पे दो ही कोऑर्डिनेट हैं x और y, तो मैंने क्या लिख दिया ए वेक्टर को कैसे लिखेंगे अपन x2 - x1 आई कैप। आई कैप क्या है पता है, आई कैप क्या है यूनिट वेक्टर। आई कैप क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। आगे बात समझ में। तो x2 - x1 के साथ क्या लिखेंगे आई कैप, y2 - y1 के साथ क्या लिखेंगे जे कैप। इसको और नाम से अपन बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हिंदी में बोलते हैं स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। तो ए वेक्टर अपन ने क्या लिखा x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप। x2 की वैल्यू ये देखो 2, x2 की वैल्यू कितनी होगी 2, माइनस x1 की वैल्यू कितनी होगी 0। ये जो कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं अपन ऐसे ही तो लिखते हैं x, y, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो ये x1, y1 बन जाएंगे, और जो ऊपर वाले कोऑर्डिनेट हैं वो क्या बन जाएंगे अपने x2 और y2, x2 और y2। तो x2 - x1, x2 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू x2 की x1 की वैल्यू 0, उसके साथ क्या देखेंगे आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप। y2 की वैल्यू इधर से देखो, y2 की वैल्यू है 3, y2 की वैल्यू कितनी रख दी 3, माइनस y1 की वैल्यू ये देखो कितनी है 0, y1 की वैल्यू कितनी है 0, उसके साथ क्या लिखेंगे जे कैप। तो अपना ए वेक्टर जो है वो क्या बन जाएगा 2 - 0 मतलब 2 आई कैप प्लस 3 - 0 मतलब 3 जे कैप। ऐसे तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने वाला वेक्टर, इस पॉइंट की पोजीशन बता रहा है ये वेक्टर 0,0 से इसको मिला दिया तो इसकी क्या बता रहा है पोजीशन या फिर स्थिति। और जो वेक्टर इसकी स्थिति बताता है उसी को अपन क्या बोलते हैं पोजीशन वेक्टर या फिर स्थिति सदिश। उसको निकालते कैसे हैं x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप प्लस z2 - z1 के कैप, ऐसे लिख सकते हैं। पर यहाँ पे दो ही है x और y कोऑर्डिनेट, तो मैंने x और y वाले ही लिए हैं, z वाला नहीं लिया है। x2 की वैल्यू और y2 की वैल्यू यहाँ से देख के लिख देंगे, x1 और y1 की वैल्यू यहाँ से देख के लिख देंगे। 2 - 0 बन जाएगा x वाले कोऑर्डिनेट, 3 - 0 बन जाएंगे y वाले कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये जो अपना a वेक्टर था वो क्या बन गया है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। आगे बात समझ में। ऐसे ही अगर दूसरा वेक्टर हो किसी पॉइंट पे, क्या हो दूसरा वेक्टर हो, वो वेक्टर मेरे को निकालना हो और मान लेते हैं वो आया 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप, 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप। ठीक है, ये अपने पास दो वेक्टर हो गए। ये बी दूसरा कोई वेक्टर होगा इस प्लेन में, ये दो वेक्टर अपने पास है। अगर मेरे को इन दोनों को क्या करना है जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है, तो कैसे लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा ये जो आई आई वाले हैं, आई आई वाले एक ही डायरेक्शन में है एक्स डायरेक्शन में है दोनों आई और आई वाले, है ना एक्स डायरेक्शन में, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये 2 + 4 क्या करेंगे 2 + 4, इन दोनों को ही क्यों जोड़ा क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में, जे आई कैप बन जाएगा 2 और 4, और जे कैप वाले भी जुड़ जाएंगे। तो जे कैप में क्या है 3 + 5, 3 और 5। तो ये अपना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या बन जाएगा
6i प्लस 8j, ऐसे बन जाएगा। हाँ या ना? ठीक है, आगे बात समझ में। अगर ये तुमने नोट नहीं किया है तो नोट कर सकते हो, क्योंकि ये मैं इरेज करने वाला हूँ। ठीक है, तो दो वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं आगे बात समझ में। ए वेक्टर लिखेंगे, बी वेक्टर लिखेंगे, आई कैप वाले जोड़ के लिख देंगे, जे कैप वाले जोड़ के लिख देंगे। अगर के कैप हुआ तो वो वाले भी जोड़ के अपन साथ में लिख देंगे। लेकिन अगर अपन को रिप्रेजेंट करना हो, कैसे, ग्राफ में या फिर प्लेन में रिप्रेजेंट करना हो, तो अपन कैसे करेंगे। ये अपना बना रखा है ए वेक्टर, ये क्या कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर। ये इसकी डायरेक्शन होगी और ये इसकी क्या होगी, लेंथ। ये बना रखा है बी वेक्टर, क्या बना रखा है, बी वेक्टर। एक बात ध्यान रखनी है, दो वेक्टर को यदि मेरे को जोड़ना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर को, ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए वेक्टर के हेड पर, ए वेक्टर के हेड पर बी वेक्टर की क्या लगानी पड़ेगी, टेल। ए वेक्टर की हेड पर बी वेक्टर की टेल। देखो ए वेक्टर ऐसे बना रखा है, ये इसका क्या हो गया, हेड हो गया, ये हेड हो गया। ये बी वेक्टर ऐसे बना रखा है, तो बी वेक्टर ऊपर की ओर जा रहा है ना, ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो बी वेक्टर की टेल ये हो गई, ए वेक्टर की हेड ये हो गई। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है, तो ए वेक्टर के हेड पर, ए वेक्टर के हेड पर बी वेक्टर की टेल लगानी है। तो यहाँ पे लगी हुई ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर की टेल। अब बी वेक्टर जहां तक पहुंचा, बी वेक्टर जहां तक पहुंचा, अगर मैं उसको ए से मिला दूं, अगर मैं उसको क्या करूं, ए से मिला दूं ए वेक्टर को क्या किया, सी, बी जहां तक पहुंचा है उसको मैंने इस वाले इनिशियल वाले पॉइंट पे, जो प्रारंभिक बिंदु था अपना, जब अपन ने जहां से चलना चालू किया था, उस बिंदु को मैं यहां से ये मिला दूं, यहाँ से यहाँ तक मिला दूं, तो ये जो वेक्टर बनेगा वो वेक्टर क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। इसको आर ऐसे ही नाम दिया है, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर वही वेक्टर नहीं हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये बन गया। तो ये आर वेक्टर किसके बराबर होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ने पे जहां तक पहुंचे वही वेक्टर, तो अपना आर वेक्टर सीधा बता रहा है। तो अपना जो आर वेक्टर होगा, आर वेक्टर क्या कहलाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दोनों को जोड़ने में जहां पे पहुंचे वहां पे सीधा सीधा अपन आर वेक्टर की मदद से पहुंच गए। तो जो अपना जो आर वेक्टर होगा वो क्या कहलाएगा, क्या क्या हो जाएगा, आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से चलना चालू करें, देखो अपन ये ए वेक्टर ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर का टेल, तो यहाँ तक पहुंच गया अपन बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर लेके, बी वेक्टर के हेड पे, बी वेक्टर के हेड पे सी वेक्टर की टेल लगा दी। तो ये क्या बन जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करते हुए यहाँ पे पहुंच गए। फिर सी वेक्टर के हेड पे डी वेक्टर की टेल लगाई, और डी वेक्टर इतना लंबा है, डी वेक्टर यहाँ तक है, तो सी वेक्टर की हेड पे डी वेक्टर की टेल लगा के अपन यहाँ तक पहुंच गए। यहाँ तक पहुंचे मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, हाँ है ना। फिर डी वेक्टर की हेड पे ई वेक्टर की टेल लगा रखी है, डी वेक्टर के हेड पे ई वेक्टर की टेल लगा रखी है। तो अपन यहाँ तक पहुंच गए, ई वेक्टर को जोड़ने के बाद, ई वेक्टर को जोड़ने के बाद कहाँ पहुंच गए अपन, यहाँ पे पहुंच गए। तो ये जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इतना करूंगा, उसके बाद मैं इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा, और इस पॉइंट पे मैं इनिशियल पॉइंट से सीधा सीधा पहुंच सकता हूँ ये वाला वेक्टर लेके। इस वेक्टर का नाम दे दिया आर वेक्टर। तो इन सब को जोड़ने के बाद ए बी सी डी ई, इन सब को जोड़ने के बाद मैं जिस पॉइंट पे पहुंच रहा हूँ वहां पे मैं सीधा सीधा आर वेक्टर की मदद से भी पहुंच पा रहा हूँ। तो ये जो आर वेक्टर हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इन सबको जोड़ने के बाद जो भी वेक्टर आएगा उसी के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आर वेक्टर की मदद से बी में वही पॉइंट, उसी पॉइंट पे पहुंच रहा हूँ जिस पॉइंट पे इन सभी वेक्टर को जोड़ने के बाद पहुंच पाए। आगे बात समझ में। तो तुम अगर ये नोट नहीं किए दोनों डायग्राम तुम बना सकते हो। देखो ये ए वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। अगर मेरे को ये वाला वेक्टर निकालना हो, इसको वेक्टर को नाम दे दिया मैंने पी वेक्टर, ये वाला वेक्टर निकालना हो तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करने के बाद जहां पे पहुंचा वहीं मेरे को पहुंचा रहा है पी वेक्टर। तो मैं क्या करूंगा, पी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं पी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, हाँ है ना। अब देखो ये वाला वेक्टर यहाँ पे कैसे पहुंचे अपन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किया प्लस सी वेक्टर किया,
ए प्लस बी प्लस सी, 3 करके इस वाले पॉइंट पे पहुंचे। और अगर मैं सीधा सीधा यहां से ऐसे पहुंच जाऊं और इस वेक्टर को नाम दे दूं क्यू वेक्टर, तो अपना क्यू वेक्टर क्या बन जाएगा, क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। क्या बन जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इन तीनों वेक्टर ए बी और सी को जोड़ने के बाद जिस पॉइंट पे पहुंचा वहां पे मैं सीधा सीधा पहुंच गया क्यू की मदद से, तो अपना क्यू वेक्टर क्या बन जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। आगे बात समझ में। अगर मेरे को ये वाला वेक्टर निकालना हो, कौन सा, ये वाला वेक्टर, इंक चेंज कर देता हूँ मैं 1 मिनट। अगर मेरे को इस पॉइंट पे पहुंचना हो और मैं ए वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से, ए वेक्टर की टेल से ये सीधा सीधा वेक्टर बना दूं, तो ये वेक्टर अपन कितने वेक्टर जोड़ने के बाद पहुंचे, देखो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर, ये 4 वेक्टर जोड़ने के बाद जिस पॉइंट पे पहुंचे वहां पे सीधे सीधे ये रेड कलर वाले वेक्टर की वजह से पहुंच गए। इस वेक्टर को अगर नाम दे दूं मैं पी क्यू आर एस, एस वेक्टर, तो अपना जो एस वेक्टर हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, एस वेक्टर क्या बन जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। क्या बन जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। आगे बात समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की जगह क्या लिख सकता हूँ, पी वेक्टर लिख सकता हूँ। तो जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर क्या बन जाएगा, पी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। आगे बात समझ में। आर वेक्टर को और क्या लिख सकते हैं, ए बी सी और डी, ये चारों वेक्टर को जोड़ने की जगह, इस चारों वेक्टर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एस वेक्टर। तो आर वेक्टर को मैं क्या लिखता हूँ, ए एस वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस ई वेक्टर। क्यों, क्योंकि इन चारों की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एस वेक्टर। तो आर वेक्टर को ऐसे भी लिखा जा सकता है। आगे बात समझ में। तो दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, समझ में आ गई बात। ये अपन ने सीख लिया है। अगर दो वेक्टर डायग्राम वाली फॉर्म में ना दे रखे हो, डायग्राम वाली फॉर्म में ना दे रखे हो और आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में दे रखे हो, तो एक से ए वेक्टर को लिख लेता हूँ मैं एक बार। ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप, ए एक्स कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 ऐसे, प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये दो वेक्टर, एक ये वेक्टर हो गया, एक ये दूसरा वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अगर ये दो वेक्टर हैं और मेरे को लिखना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, आई कैप वाले कंपोनेंट जोड़ लेंगे। आई कैप में क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स, आई कैप वाले जोड़ के लिख दिए, क्या बन गए, ए एक्स प्लस बी एक्स, साथ में क्या लिखेंगे, आई कैप प्लस जे कैप वाले जोड़ के लिख देंगे ए वाई और बी वाई, तो क्या बन जाएगा, ए वाई प्लस बी वाई, ए वाई प्लस बी वाई, और जे कैप आ जाएगा साथ में, प्लस जेड वाले जोड़ जोड़ के लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा, ए जेड प्लस बी जेड, ए जेड प्लस बी जेड, और साथ में क्या आएगा, के आ गई साथ में, समझ में बात। अगर डायग्राम वाली फॉर्म में दे रखे हो तो अपन ऐसे जोड़ के लिख सकते हैं। अगर डायग्राम वाली फॉर्म में ना दे रखे हो और आई कैप जे कैप के कैप वाली फॉर्म में दे रखे हो तो अपन ऐसे जोड़ के लिख सकते हैं। आगे बात समझ में। तो किसी भी दो वेक्टर को कैसे जोड़ सकते हैं, आई कैप वाले जोड़ के लिख देने हैं, जे कैप वाले जोड़ के लिख देने हैं, के कैप वाले जोड़ के लिख देने हैं। अगर दो की जगह ज्यादा हो, दो की जगह ज्यादा हो, ऐसे ए वेक्टर ये हो गया, बी वेक्टर ये हो गया, सी वेक्टर और मैं लिख देता हूँ, सी वेक्टर इज इक्वल टू सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। और मेरे को निकालना हो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या होगा, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या होगा, तीनों के एक्स एक्स वाले जोड़ के लिख देंगे। तीनों के एक्स एक्स वाले कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ए का ए एक्स प्लस बी का बी वाई, बी से सॉरी बी एक्स प्लस सी का सी एक्स, ये एक्स एक्स वाले जोड़ के लिख दिए, साथ में आई के प्लस प्लस वाई वाई वाले जोड़ के साथ में लिख देंगे, ए का वाई प्लस बी का वाई प्लस सी का वाई, तीनों के वाई वाले आ गए, साथ में जे के प्लस तीनों के जेड वाले जोड़ के लिख देंगे। जेड वाले कौन से, ए जेड प्लस बी जेड प्लस सी जेड, साथ में के ऐसे। अगर दो वेक्टर से ज्यादा भी वेक्टर हो, 3 हो 4 हो, तो सभी के एक्स एक्स वाले कंपोनेंट जोड़ के लिख देने हैं, साथ में आई के। तीनों के सभी के वाई वाले कंपोनेंट जोड़ के लिख देने हैं, साथ में जे कैप, और तीनों के जेड वाले जोड़ के लिख देने हैं, साथ में के कैप।
आगे बात समझ में हाँ है ना। ठीक है। To a vector, only vector of same type can be added that represent the same physical quantity and the resultant vector is of the same type. क्या समझे इससे कि दो एक जैसे ही वेक्टर को अपन जोड़ सकते हैं। जैसे एक है वेलोसिटी, एक वेक्टर बता रहा है वेलोसिटी, दूसरा वेक्टर बता रहा है एक्सेलरेशन। दूसरा वेक्टर क्या बता रहा है? एक्सेलरेशन। एक बता रहा है वेग, एक बता रहा है त्वरण। तो इन दोनों वेक्टर को, ये दोनों है तो वेक्टर, दोनों क्या है? सदिश है। लेकिन इन दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता। मैं किन किन वेक्टर को जोड़ सकता हूँ? कैसे? ए वेक्टर जैसे वेलोसिटी वेक्टर हो गया किसी पहले पार्टिकल का, v2 हो गया दूसरे वेक्टर, दूसरे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। इन दोनों को जोड़ के लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक जैसी क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक जैसी चीज दिखा रहे हैं, वेलोसिटी और वेलोसिटी। मतलब ऐसे वेक्टर को ही जोड़ा जा सकता है जो सेम टाइप के हों। सेम टाइप के मतलब जो सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हो। आगे बात समझ। इन दोनों के अलावा अगर दूसरे अलग अलग क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने वाले फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर हुए तो अपन उनको नहीं जोड़ सकते। आगे बात समझ में। ठीक है। दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे ये मैं आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा। ठीक है। यही बताया था अभी बताया था। क्या बताया था? ए वेक्टर को अपन ने क्या लिखा था अभी याद करो। ए वेक्टर को क्या लिखा था? ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सबसे पहले तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना सीखते हैं। क्या निकालना सीखते हैं? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब कल बताया था। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ। मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका ये होता है, ए वेक्टर और आगे और पीछे के डंडा लगा दिए, इसको बोलते हैं मोड। मोड ऑफ ए मतलब ए का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड मतलब ए वेक्टर की लेंथ। वो निकालते कैसे हैं? वो ऐसे निकालते हैं। रूट के अंदर क्या करना है? ए एक्स का स्क्वायर करना है प्लस ए वाई का स्क्वायर करना है प्लस ए जेड का स्क्वायर करना है। तो ए की वैल्यू, इसको अगर वेक्टर वेक्टर सब कुछ हटा दें, सीधा ऐसे लिख दें, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। आगे बात समझ। बी वेक्टर का मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना हो, क्या करना हो? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो। ये जैसे बी वेक्टर हो गया था अपना, बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। बी वेक्टर का मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? रूट के अंदर बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। हाँ है ना। सी वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या बनेगा? रूट के अंदर सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। ऐसे कोई सा भी वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं? एक्स वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड वाले कंपोनेंट का स्क्वायर। देखो ये ए वेक्टर बना रखा है, ये बी वेक्टर बना रखा है। ए वेक्टर बना रखा है, बी वेक्टर बना रखा है। इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा? ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनेगा? बी वेक्टर को अपन पैरेलल खिसका सकते हैं, तो मैं बी वेक्टर को पैरेलल खिसका के मैं यहाँ ले आया। बी वेक्टर को पैरेलल खिसका के यहाँ ले आया। तो ए वेक्टर को अगर मैं ए वेक्टर की टेल को बी वेक्टर के हेड से जोड़ दूं, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर कहलाएगा अपना रिजल्टेंट। क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर। आर वेक्टर को कैसे लिखते हैं? आर वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का रूट। क्या आ जाएगा? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जिससे देखो ए वेक्टर ये हो गया, बी वेक्टर ये हो गया, तो आर वेक्टर क्या बन जाएगा? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये तो है ही है। लेकिन मेरे को इस आर वेक्टर की लेंथ निकालनी हो, क्या करनी हो? लेंथ निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला ये होता है, आर वेक्टर की लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। आई बात समझ। ठीक है।
तो आर का मैग्नीट्यूड मतलब आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये याद रखने वाली बात है। आर की वैल्यू क्या है फिर से बोलो एक बार। रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो देखो आर का मैग्नीट्यूड, आर की लंबाई किस पे डिपेंड कर रही है, थीटा पर। थीटा क्या था, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, ये वाला एंगल थीटा था। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, बी वेक्टर ये था ऐसे, देखो बी वेक्टर ऐसे था, ये वाला एंगल ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या था, थीटा। तो जो आर वेक्टर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पर। किस पे निर्भर कर रहा है, थीटा पे। अगर थीटा कोस थीटा में थीटा हो जाए अपना कितना हो जाए, कोस थीटा मिनिमम, कोस थीटा मिनिमम मतलब कोस थीटा का न्यूनतम मान कितना होता है, -1। कोस थीटा का न्यूनतम मान कितना होता है, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। तो कोस थीटा की वैल्यू -1 रखूं मैं इधर, कोस थीटा की वैल्यू कब रखूं, क्या रखूं, -1। तो ये क्या बन जाएगा, रूट के अंदर आर इज इक्वल टू, रूट के अंदर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कोस थीटा की जगह क्या रख दूंगा, -1। तो -1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 2ab में, तो -2ab बन जाएगा, हाँ या ना। ये अंदर क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ये ऐसा नहीं लिखा हुआ है, रूट के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर यही तो होता है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आर क्या बन गया अपना, रूट के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको और आगे सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी। मतलब क्या हो गया, a वेक्टर ऐसे है, b वेक्टर ऐसे है, तो ये जो r वेक्टर बनेगा ये वाला, देखो ये a वेक्टर, ये बी वेक्टर, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। तो ये जो आर वाला बनेगा वो नहीं दिख रहा है, ए वेक्टर में से बी वेक्टर को माइनस कर दिया तो अपना क्या आ गया, आर वेक्टर। ऐसा कब हो रहा है, जब ए और बी के बीच का एंगल देखो तुम, ए ऐसे बी ऐसे, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो जब एंगल 180 डिग्री हो दोनों वेक्टर्स के बीच में, कितना हो, 180 डिग्री। देखो थीटा इज इक्वल टू कितना हो, 180 डिग्री। तब रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू आती है, रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू आती है, और वो कितनी आती है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, मतलब ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी का मैग्नीट्यूड। आगे बात समझ में, ठीक है। और अगर थीटा 180 डिग्री ना हो के ऐसे हो, ऐसे, ये ए वेक्टर हो गया, ये आगे ही बी वेक्टर हो गया, ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया। तो जो अपना रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ए और बी दोनों को ऐड करके लिखना पड़ेगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐड करके लिखना पड़ेगा। और वो जो भी आर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। कितनी होगी, ए वेक्टर मतलब ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड। कब हो रहा है, जब कोस थीटा का वैल्यू कब क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब थीटा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। देखो ए और बी के बीच में एंगल कितना है, 0। ए की टेल को बी की टेल से मिलाएंगे, ए की टेल को बी की टेल से मिलाएंगे। देखो ये ए वेक्टर और ये इसी के ऊपर आ रहा है, क्या आ रहा है, बी वेक्टर। देखो ए बी वेक्टर को उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, तो ए और बी दोनों कहाँ से, सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन में मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। 0 डिग्री जब हो तो रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू आती है, कितनी आती है, ए प्लस बी। थीटा कितना होता है उस केस में, 0 डिग्री। और जब थीटा 180 डिग्री हो जाए तब रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू आती है, कितनी आती है, ए माइनस बी। आगे बात समझ में, तो ये याद रखने वाली बात है, अलग से लिख देते हैं इसको। सबसे पहले तो आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, क्या होता है, आर इज इक्वल टू रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। रूट के अंदर कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब इधर लिख लेते हैं, आर की मैक्सिमम वैल्यू, आर की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो, 0 डिग्री। कितना हो, 0 डिग्री। कितनी आती है, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। कितनी आती है, ए प्लस बी। अब आर की मिनिमम वैल्यू कब आती है, आर की मिनिमम वैल्यू कब आती है, आर की मिनिमम वैल्यू कब आती है, जब थीटा इज इक्वल टू कितना हो, 180 डिग्री। और उस केस में आर की मिनिमम जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, ए माइनस बी, या फिर बी माइनस ए भी हो सकता है ये, है ना। तो इस तरह ऐसे मोड़ लगा देता हूँ, ए माइनस बी का पॉजिटिव वैल्यू लेना है। जैसे 2 ए का मान है, ए की वैल्यू है 2,
बी की वैल्यू है 5, तो 2 माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, लेकिन अपन को मोड लेना है, इस वजह से अपन क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। समझ गई बात, इसका ये मतलब है मोड लगाने का, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, क्योंकि लंबाई तो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी दोनों में से। तो ए माइनस बी करने के बाद जो पॉजिटिव आएगा वही क्या होगी, आर की मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ए माइनस बी। मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब थीटा कितना हो 0 डिग्री। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब थीटा कितना हो 180 डिग्री। आ गई बात समझ में। तो ये तुम पॉज करके नोट कर सकते हो अगर नोट नहीं किया है तो। ठीक है, जब थीटा कितना हो, एक देखो आर, आर इज इक्वल टू क्या था, एक मिनट में ब्लैक में लेता, आर इज इक्वल टू क्या था, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, यही था। थीटा अपन ने क्या क्या लेके देख लिया, थीटा अपन ने 0 डिग्री देके लिख लिया, लिख के देख लिया, 180 डिग्री लिख के देख लिया। अब अपन ट्राई कर रहे हैं 90 डिग्री। क्या ट्राई कर रहे हैं, 90 डिग्री। सभी को पता है अपन को कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री, है ना। कोस 90 का क्या मतलब है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। तो अपना जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो ऐसे बनेगा, है ना। ये अपना ए वेक्टर हो गया, ये अपना बी वेक्टर हो गया, ये अपना रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनेगा, ए की टेल को बी की हेड से मिलाने पे, है ना। तो ये जो अपना रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो तुमको देख के लग रहा होगा, देखो 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, जो सबसे स्टार्टिंग वाले लेक्चर में बताया था, है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा अपना, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी भी ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी बची दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम था। यहाँ से मैं आर की वैल्यू निकालूं तो क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के ऊपर रूट। तो जब थीटा 90 डिग्री हो तो आर की वैल्यू क्या आती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के ऊपर रूट। आगे बात समझ में, ठीक है। नोट नहीं किया तो नोट कर सकते हो। एक और बात, as previously mentioned that resultant of two vector can be varied from a minus b to a plus b। देखो r की मिनिमम वैल्यू कितनी थी, r की मिनिमम a माइनस बी, r की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, a प्लस बी, r की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, a प्लस बी। तो r कहाँ से कहाँ के बीच में रहेगा, मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में रहेगा, मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में ही तो रहेगा r। मिनिमम वैल्यू कितनी है, a माइनस बी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, a प्लस बी। तो r कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, a माइनस बी से a प्लस बी के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द एंगल बिटवीन देम। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, अभी भी बताया था, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। r की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। आगे बात समझे। तो जैसे जैसे सबसे पहले अगर 0 डिग्री लें अपन, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पे क्या आ रही है, मैक्सिमम। 180 डिग्री पे क्या आ रही है, मिनिमम वैल्यू। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होगा वैसे वैसे रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये बात भी समझ में आ जा रही है, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल कोप्लेनर वेक्टर whose sum can be 0 is 3। अब मेरे को सम करना है 3 वेक्टर का, कितने वेक्टर का, सम करके 3 वेक्टर का क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो कैसे करेंगे, ये ए वेक्टर बन गया, ये ए वेक्टर बन गया, ये बी वेक्टर बन गया और ये सी वेक्टर बन गया। तभी जाके तो अपना सम 0 हो पाएगा। देखो ए वेक्टर पे जहां से चालू किया था वहीं वापस पहुंच गया, यहाँ से सी वेक्टर के हेड को मिलाऊंगा तो ये 0 वेक्टर ही बनेगा। 0 वेक्टर कब बनेगा, जब मैं 3
वेक्टर की हेल्प से अपन क्या ले, 0 ले आए, इससे कम नहीं कर सकते। देखो ए वेक्टर बी वेक्टर अपन ने ऐसे बना दिया, लेकिन वापिस से सी वेक्टर को मिलाऊंगा तभी तो अपन 0 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर हो माइनस का बी वेक्टर हो, तब जाके भी अपन क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर का सम 0 कर सकते हैं। तीन वेक्टर का सम कैसे 0 होगा, जब वो तीनों ट्रायंगल में होंगे। दो वेक्टर का सम कब 0 होगा, जब वो एक दूसरे के ऊपर हो, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ए वेक्टर है वही क्या हो, माइनस का बी वेक्टर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं बी वेक्टर ही क्या हो, माइनस का ए वेक्टर। ये ए वेक्टर ये ए वेक्टर ये माइनस का ए वेक्टर, तब जाके दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला अपने काम का नहीं है पॉइंट। हाँ, अब अपन ने एडिशन तो स्टार्टिंग में सीख लिया, अब देखेंगे अपन सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। ए वेक्टर अपन ने क्या लिया था, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। बी वेक्टर अपन ने लिया था 4i कैप माइनस 4i कैप प्लस 5j कैप, ये लिया था। ठीक है, अब मेरे को निकालना हो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो कैसे करेंगे। ए वेक्टर को प्लस के साथ लिख दिया वैसे के वैसे, 2i कैप प्लस 3j कैप, माइनस के साथ क्या लिखना है, बी वेक्टर, बी वेक्टर क्या लिखा हुआ है 4i कैप प्लस 5j कैप। इन दोनों को अब सोल्व करके लिख लेना है, 2 प्लस का और 4 किसका है, माइनस का, तो 2 माइनस 4 ये आई कैप बन जाएगा, प्लस 3 प्लस का है और 5 किसका है, माइनस का, तो 3 माइनस 5 क्या बन जाएगा, जे कैप। तो अपना ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या बन गया, 2 माइनस 4 मतलब माइनस 2i कैप प्लस 3 माइनस 5 मतलब माइनस का, ये प्लस हटा के क्या करना पड़ेगा मेरे को, माइनस करना पड़ेगा, प्लस हटा के माइनस कर दिया, माइनस 2j कैप। आगे बात समझ में, तो ये जो अपन ने ऐड किया था वैसे ही क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम अ वेक्टर इज एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर। देखो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस माइनस का बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी माइनस का बी वेक्टर, ये यही लिखा हुआ है, प्लस माइनस फिर से माइनस बन जाएगा, तो ये वापस से ए माइनस बी बन जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन का यही मतलब है, क्या मतलब है, जोड़ना है मेरे को नेगेटिव वेक्टर को, ये लिखा हुआ है। ए वेक्टर के अंदर मैं नेगेटिव बी वेक्टर जोड़ दूं तो ए माइनस बी बन जाएगा, हाँ या ना। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम वेक्टर इज एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर। आगे बात समझ में, ऐसे देखो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस करना है किसको, नेगेटिव बी वेक्टर को, तो जोड़ना ही क्या है, घटाना है, लेकिन माइनस के साथ, बस इतना अंतर। ठीक है, वही ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपन सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं, ये चीज करने की जरूरत नहीं है। जब एंगल कितना हो अपने पास, थीटा इज इक्वल टू कितना हो, 180 डिग्री, थीटा कितना हो 180 डिग्री, या फिर ऐसे देख लो तुम, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये अपना क्या था, आर वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या था, आर वेक्टर, और इसकी वैल्यू क्या आई थी अपने, क्या आई थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, यही तो आई थी, है ना। अब मैं आर वेक्टर को आर डैश नाम दे रहा हूँ, आर वेक्टर को क्या नाम दिया, आर डैश, बराबर ए वेक्टर प्लस माइनस का बी वेक्टर, बी की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे बी की जगह क्या लिख रहा हूँ, माइनस का बी वेक्टर। तो ये अंदर वाले फॉर्मूले में भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, अंदर वाले फॉर्मूले में भी क्या करना पड़ेगा, बी की जगह क्या करना पड़ेगा, माइनस बी। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी की जगह मैंने माइनस बी लिख दिया, माइनस बी का स्क्वायर, स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर प्लस 2a, बी की जगह फिर से माइनस बी लिखना पड़ेगा, इनटू क्या आएगा, कोस थीटा, है ना। क्या किया मैंने, ऊपर वाले फॉर्मूले में जहां जहां बी है, जहां जहां बी है उनकी जगह क्या कर दिया, माइनस बी रख दिया, क्या कर दिया, माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐड क्या कर रहा हूँ, ए के अंदर क्या ऐड कर रहा हूँ मैं, माइनस का बी वेक्टर,
तो यहाँ पे देखो बी की जगह क्या किया, माइनस बी चेंज, इतना ही तो चेंज किया है। तो इस वाले फॉर्मूले में बी की जगह मैंने क्या कर दिया, माइनस का बी कर दिया। इसको और आगे लिखना हो कैसे लिखेंगे, आर डैश वेक्टर बराबर क्या बन जाएगा, आर डैश वेक्टर बराबर क्या बन जाएगा, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर करेंगे प्लस का बी स्क्वायर बन जाएगा, हाँ है ना। और ये माइनस आगे मल्टीप्लाई हो गया प्लस से, ये क्या बना देगा माइनस, हाँ है ना। प्लस माइनस क्या बन जाएगा माइनस, 2ab ऐसे कैसे लिख दिया, और कोस थीटा भी वैसे के वैसे आ जाएगा। तो अपना जो आर डैश वेक्टर है, यदि r इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो, ए वेक्टर, ये देखो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो, तो अपन आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। समझ गए बात को, ठीक है ओके। नोट नहीं किया है, नोट कर सकते हो क्योंकि ये इरेज करने वाले हैं। चेंज इन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मीन्स सब्ट्रैक्शन ऑफ इनिशियल वेक्टर फ्रॉम फाइनल वेक्टर। किसी भी चीज के अंदर चेंज बताया था स्टार्टिंग में, डिफरेंशिएशन जब पढ़ाया था, इसको बोलते हैं चेंज। क्या बोलते हैं इसको, चेंज। मैंने बताया था डेल्टा एक्स निकाल के, डेल्टा एक्स क्या बताया था, फाइनल माइनस इनिशियल, क्या बताया था, फाइनल माइनस इनिशियल। अब किसी भी चेंज क्वांटिटी में चेंज कितना आ रहा है वो अपन कैसे निकाल सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करके। आई बात समझ में, ये देखो ये जैसे ये इनिशियल वेक्टर था, ये फाइनल वेक्टर बन गया, इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे ला सकते हैं ना अपन, ये इनिशियल ये फाइनल वेक्टर में चेंज आ गया। तो ये चेंज कितना आया ये बताएगा, डेल्टा वी वेक्टर। डेल्टा वी वेक्टर कैसे निकालेंगे, अब चेंज नहीं बताएगा, सॉरी ये तो एडिशन बताएगा। चेंज कौन बताएगा, फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा अपन को। तो फाइनल यहाँ का यही रहा, चेंज क्या होता है, चेंज मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब फाइनल माइनस माइनस इनिशियल। तो ये जो फाइनल वेक्टर था वो वैसे के वैसे रहने दिया, फाइनल वेक्टर वैसे के वैसे रहा। इनिशियल वेक्टर को मेरे को नेगेटिव के साथ लिखना पड़ेगा, तो ये जिस डायरेक्शन में था इसको अपन ने क्या किया, ये इस डायरेक्शन में था, इसको रोटेट कर दिया। कल बताया था ए वेक्टर ऐसे हो तो माइनस ए वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा, है या ना। तो ये इनिशियल वेक्टर को, इनिशियल को अपन ने क्या किया, डायरेक्शन रोटेट करते, ये देखो डायरेक्शन रोटेट कर दी, ये इनिशियल बन गया, ये सॉरी फाइनल बन गया, और ये माइनस का इनिशियल बन गया, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये जो वेक्टर रहेगा अपना ये क्या कहलाएगा, चेंज कहलाएगा। है बात समझ में, फाइनल माइनस क्या करना है इनिशियल, फाइनल वैसे के वैसे पड़े रहने दिए, इनिशियल की डायरेक्शन चेंज कर दी 180 डिग्री से रोटेट करके, तो वो इस तरफ चेंज हो जाएगा। तो ये जो वेक्टर अपना रिजल्टेंट वेक्टर बताएगा फाइनल माइनस इनिशियल वाला, इसको क्या बोलते हैं अपन, चेंज। आगे बात समझ में, ठीक है। ये अपना रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, ये मैंने बता ही दिया। अब क्वेश्चन चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स ईच हैविंग मैग्नीट्यूड एफ नॉट एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा। दो वेक्टर है, कैसे वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड दे रखा है अपन को एफ नॉट, ये एफ जीरो, ये पहले का मैग्नीट्यूड, ये दूसरे का मैग्नीट्यूड, ये दूसरा वेक्टर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है एफ नॉट। दोनों के बीच में एंगल कितना बना रखा है, बता रखा है थीटा। तो अपना जो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, आर का फॉर्मूला सीधा सीधा लगाएंगे क्योंकि रिजल्टेंट निकालना है अपन को। तो आर का फॉर्मूला याद करो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कोस थीटा, है ना, ठीक है। ए की जगह क्या लिखूंगा, ये वाला मैग्नीट्यूड, ये वाला मैग्नीट्यूड कितना है एफ नॉट, तो ये एफ नॉट का स्क्वायर बन जाएगा। बी की जगह क्या लिखेंगे, ये चीज लिखेंगे, ये क्या है एफ नॉट, ये भी एफ नॉट हो गया, एफ नॉट हो गया प्लस 2, ए की जगह फिर से एफ नॉट लिखेंगे, ए की जगह एफ नॉट, बी की जगह भी एफ नॉट लिखेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम दे रखा है। ये इसको मैंने बोला ए का मैग्नीट्यूड, इसको मैंने बोल दिया बी का मैग्नीट्यूड। ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है, दोनों का मैग्नीट्यूड ईच है मैग्नीट्यूड एफ नॉट, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है एफ नॉट। इस वजह से ए का मैग्नीट्यूड भी एफ नॉट लिख दिया, बी का मैग्नीट्यूड भी एफ नॉट लिख दिया, और साथ में कोस थीटा बचा हुआ है, कोस, और दोनों के बीच में एंगल कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है, ये थीटा लिख दिया, है ना।
तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या बन जाएगी, एफ नॉट स्क्वायर प्लस एफ नॉट स्क्वायर, टू एफ नॉट स्क्वायर प्लस टू एफ नॉट इंटू एफ नॉट, तो ये भी क्या बन जाएगा, टू एफ नॉट स्क्वायर कोस थीटा। हाँ है ना, आ गई बात समझ में। अब अपन ट्राई कर लेते हैं 3 अलग अलग एंगल लेके, जैसे भी अभी बताया था आपने। इफ थीटा बराबर कितना हो, 0 डिग्री हो, थीटा बराबर कितना हो, 0 डिग्री हो, तो अपने पास जो रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और वो कितनी आती है, ये अपन ने वो भी लिखा था, कितनी आती है, ए प्लस बी के बराबर। हाँ या ना, मतलब इस वाले केस में कितनी आनी चाहिए, एफ नॉट प्लस एफ नॉट, मतलब 2 एफ नॉट आनी चाहिए। हाँ या ना, अब इस रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले से निकाल के देख लेते हैं एक बार। तो आर इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 2 एफ नॉट स्क्वायर प्लस 2 एफ नॉट स्क्वायर कोस थीटा। कोस थीटा में थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 0 डिग्री। तो कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये पता है सभी को। तो यहाँ पे कोस थीटा की जगह सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं अपन, 1। तो क्या बन जाएगा ये, 2 एफ नॉट स्क्वायर प्लस 2 एफ नॉट स्क्वायर प्लस फिर से 2 एफ नॉट स्क्वायर। और क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू 1 है, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 2 एफ नॉट स्क्वायर ही रहेगा। आर के अंदर क्या बन गया, रूट के अंदर बताओ आर की वैल्यू, 2 एफ नॉट स्क्वायर प्लस 2 एफ नॉट स्क्वायर, 4 एफ नॉट स्क्वायर है ना, 4 एफ नॉट स्क्वायर। इसको और आगे सोल्व करेंगे तो 4 का रूट 2 बन जाएगा, एफ नॉट स्क्वायर का रूट क्या बन जाएगा, एफ नॉट। है ना, इसको मैं ऊपर लिखते हैं, 2 एफ नॉट। है ना, आगे ये देखो 2 एफ नॉट। दूसरा केस ले लेते हैं, दूसरा केस क्या, कि थीटा इज इक्वल टू कितना हो, 180 डिग्री हो। थीटा अगर 180 डिग्री होगा तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस में, क्योंकि कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1। ये याद करने को बोला था, टेबल साइन कोस की टेबल याद होनी चाहिए, 90 डिग्री तक सारे एंगल, 0, 30, 45, 60, 90 ये तो होने चाहिए। साथ में 180, 360 ये वाले एंगल भी याद होनी चाहिए। तो कोस 180 की वैल्यू -1 अगर मैं इस वाले आर वाले में रखूंगा तो आर क्या बन जाएगा, आर इज इक्वल टू रूट के अंदर 2 एफ नॉट स्क्वायर कोस थीटा की जगह माइनस रखूंगा तो ये माइनस बन जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस बन जाएगा। कितना बनेगा, 2 एफ नॉट स्क्वायर माइनस 2 एफ नॉट स्क्वायर। ठीक है, कोस थीटा की जगह क्या रखा, माइनस का एक मल्टीप्लाई होगा 2 एफ नॉट स्क्वायर में, तो माइनस का 2 एफ नॉट स्क्वायर बन जाएगा। 2 एफ नॉट स्क्वायर माइनस 2 एफ नॉट स्क्वायर 0। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 0। और आनी भी चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर थीटा 180 डिग्री हो तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी, यही तो लिखवाया था, क्या होता है, ए माइनस बी। ए की वैल्यू एफ नॉट, बी की वैल्यू भी एफ नॉट, तो दोनों में एफ नॉट में से एफ नॉट माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 0 डिग्री आना चाहिए। आया ना। तीसरा केस क्या था, थीटा इज इक्वल टू क्या हो, 90 डिग्री हो, तो आर की वैल्यू आनी चाहिए रिजल्टेंट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आनी चाहिए, ये तो लिखवाया था। जब थीटा 90 डिग्री हो तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आती है, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। निकाल के देख लेते हैं, कोस 90 थीटा 90 हो तो कोस 90 डिग्री की वैल्यू अपन को क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। कोस 90 डिग्री की वही वैल्यू होती है जो साइन 0 डिग्री की होती है। तो आर की वैल्यू निकालेंगे अपन कैसे, ऊपर वाले फॉर्मूले में यहाँ पे कोस थीटा की जगह 0 रख दूंगा, इसकी जगह क्या रख देंगे 0। तो ये 0 इससे मल्टीप्लाई होके भी क्या बना देगा, 0। तो ये क्या बन जाएगा अपना 2 एफ नॉट स्क्वायर, क्या बन जाएगा 2 एफ नॉट स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, रूट के अंदर 2 और एफ नॉट स्क्वायर से रूट के बाहर आ जाए, आके क्या बन जाएगा, एफ नॉट बन जाएगा। तुम यहाँ पे एफ नॉट और एफ नॉट पुट करके देखना इस वाले फॉर्मूले में, यही आएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन, two non-zero vectors a vector and b vector are such that a plus b is equals to a minus b. Find angle between a vector and b vector. क्या दे रखा है, a vector plus b vector is equals to a minus b. a vector plus b vector का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, a vector माइनस b vector के मैग्नीट्यूड के बराबर। a vector प्लस b vector के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला याद करो, r के बराबर होता है, लिखवाया था r के बराबर, या फिर से दिखा देते हैं एक बार। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
का मैग्नीट्यूड क्या होता है देखो, ये शायद इरेज कर दिया तुमने, लिखा होगा वो। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का मैग्नीट्यूड होता है रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, है ना। और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया था कैसे, बी की जगह माइनस बी रख देना है, बी की जगह क्या करना है माइनस बी रख देना है। तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा आया था, ये आया था, याद करो। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। इस माइनस 2ab कोस थीटा को मैं इस तरफ लाऊं तो क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, और ये प्लस का 2ab और ये प्लस का 2ab इधर से आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा 4ab कोस थीटा बराबर कितना होगा 0। एक स्टेप और लिख देते हैं तुम्हारे लिए, 2ab कोस थीटा, ये तो ये लिखा है, इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस का बन जाएगा प्लस 2ab कोस थीटा इज इक्वल टू 0। 2ab कोस थीटा प्लस 2ab कोस थीटा 4ab कोस थीटा किसके बराबर है, 0 के बराबर। ये सारी क्वांटिटी को मैं 0 के नीचे भेज देता हूँ तो सारा का सारा क्या बन जाएगा 0। तो कोस थीटा इज इक्वल टू कितना, कोस थीटा इज इक्वल टू कितना बन गया 0। तो यहाँ से मैं थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ 90 डिग्री। कोस थीटा कब 0 होता है, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो। तो आगे अपन को एंगल निकालना था, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल निकाल लिया, कितना आया 90 डिग्री। आगे बताओ मैं, if sum of two unit vector is also a unit vector find magnitude of their difference। देखो r वेक्टर इज इक्वल टू, मैं दो यूनिट वेक्टर ले लेता हूँ पहले तो, ए कैप या फिर ए वेक्टर ले लेते हैं और बी वेक्टर, दो वेक्टर हैं और दोनों कौन से हैं, कैसे हैं यूनिट वेक्टर। तो मैं मोड ए की जगह क्या लिख सकता हूँ एक, और मोड बी की जगह भी क्या लिख सकते हैं एक लिख सकते हैं, है ना। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए मोड ऑफ ए का स्क्वायर होता है, मोड ऑफ ए का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर मतलब एक। और वैसे ही ए स्क्वायर जैसे ही निकाला वैसे कि वैसे बी स्क्वायर की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, है ना। अपने पास दे रखा है, क्या दे रखा है कि इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, मतलब ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, बी वेक्टर भी एक यूनिट वेक्टर है, दोनों का सम करने पे जो वेक्टर मिल रहा है ये भी क्या है यूनिट वेक्टर। क्या है ये यूनिट वेक्टर, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, अपन को क्या बताना है, क्या बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। डिफरेंस मतलब ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, अपन को ये वैल्यू निकालनी है। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आर वेक्टर निकाल लेते हैं। आर वेक्टर अपन को पता है क्या होता है, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना, है ना। एक बात और क्या, कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किया उसके बाद भी आर वेक्टर क्या आया यूनिट वेक्टर, मतलब आर का भी मैग्नीट्यूड कितना लिख सकता हूँ मैं 1, क्योंकि आर भी एक यूनिट वेक्टर है। दो वेक्टर को सम करने के बाद जो तीसरा वेक्टर आया वो भी कैसा वेक्टर है यूनिट वेक्टर है। तो उस ये वेक्टर की वैल्यू उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना हो जाएगा 1। मैं ऐसे ही जैसे ए और बी का स्क्वायर किया वैसे आर का स्क्वायर करूँ, मतलब आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करूँ, क्योंकि आर यूनिट वेक्टर है तो वो भी 1 का स्क्वायर बन जाएगा। और ये भी कितना आ जाएगा, ए भी यूनिट वेक्टर, बी भी यूनिट वेक्टर और आर भी यूनिट वेक्टर, तो तीनों का मैग्नीट्यूड भी 1, तीनों का स्क्वायर करेंगे तब भी कितना आएगा 1 आएगा। समझते हो ये बात। तो मैं अगर यहाँ पे स्क्वायर कर दूँ आर स्क्वायर करते ही ये रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा मतलब क्या बन जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। आर स्क्वायर की जगह कितना लिख सकते हैं, ये देखो एक,
ए स्क्वायर की जगह कितना लिख सकते हैं 1, प्लस बी स्क्वायर की जगह कितना लिख सकते हैं 1, प्लस 2 ए की जगह कितना लिख सकते हैं 1, बी की जगह भी कितना, देखो ए की जगह और बी की जगह कितना लिख सकते हैं 1, आर की जगह भी 1 लिख सकते हैं, इंटू क्या बन जाएगा ये कोस थीटा, 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 को उस तरफ भेजूं मैं तो माइनस का 1 बन जाएगा, माइनस का 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू 1 क्या बनेगा 2, और इस साथ में क्या है कोस थीटा, तो यहाँ से कोस थीटा इज इक्वल टू कितना है -1/2, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 और ये 2 यहाँ पे नीचे भेज दिया, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी मिली माइनस का 1/2, कितनी मिली माइनस का 1/2, तो यहाँ से मैं थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर याद करो वो ग्राफ कोस थीटा वाला, वहां से देख के तुम थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री लिख सकते हो, ये ध्यान से निकालना पड़ेगा तुमको, अगर मैं कितनी ही बार बता दूं तब भी समझ में नहीं आने वाला है, तो वो ट्रिग्नोमेट्री वाला जाके वीडियो देखो, उसके अंदर मैंने साइन और कॉस के ग्राफ बनवा रखे हैं, वो ग्राफ देख के ग्राफ दिमाग में लाते ही सीधे सीधे कॉस के सारे एंगल्स की वैल्यू तुम निकाल सकते हो, बताया था मैंने 90 + 30 करो, 90 - 30 करो, 90 + 30 करते ही 120 बन जाएगा, 90 - 30 करते ही 60 बन जाएगा, तो cos 60 की जो वैल्यू होगी वही cos 120 की वैल्यू होगी, लेकिन माइनस के साथ, तो वो एक माइनस ये आ रहा है, देखो माइनस ये आ रहा है, इसी वजह से अपने क्या लिखा 120 डिग्री, तो यहाँ से मेरे को क्या मिल गई थीटा की वैल्यू मिल गई, या फिर चलो थीटा छोड़ो तुम cos थीटा की वैल्यू ही रखो, cos थीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 1/2, आगे बात समझ में, मैं थोड़ा सा इरेज करने वाला हूँ साइड वाला पोर्शन ये, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। मेरे को क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका भी फॉर्मूला अभी एक जस्ट क्वेश्चन पहले लिखवाया था, याद करो क्या होता है, आर इज इक्वल टू क्या होता है रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab कोस थीटा, क्या होता है -2ab कोस थीटा, हाँ है ना, ए वेक्टर की वैल्यू 1, ए का मैग्नीट्यूड क्योंकि यूनिट वेक्टर है 1, बी स्क्वायर बी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1, -2 ए की जगह 1 रखा, बी की जगह 1 रखा, और cos थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, cos थीटा की जगह -1/2, बी की जगह भी 1 लिख दिया, और cos थीटा की जगह क्या लिख दिया माइनस का 1/2, है ना, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 + 1 ये 1 ये 1, और ये देखो ये तीनों मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे 1 बन जाएगा, तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा, रूट के अंदर वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, रिजल्टेंट की वैल्यू, आगे बात समझ में। अब रिजोल्यूशन और वेक्टर और ये बाकी सी चीजें अपन, अब 2 ही चीजें बची है बस, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, ये कल वाले वेक्टर की क्लास में अपन पूरा करेंगे क्वेश्चंस के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कुछ डाउट है तो तुम पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में।